behalf of the Islamic Republic of Iran, I express gratitude and appreciation for my dear brothers, His Excellency Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, and His Excellency Field Marshal Asim Munir, for their tireless efforts to end the war in the region. हमने बड़ी वीडियोस देखी, आपने भी काफी वीडियोस पोस्ट की जिसमें ईरानी परचम के साथ पाकिस्तानी परचम लहराते दिखाई दे रहे हैं. मुझे बताइएगा इस वक्त ईरान में अप्रोच क्या है टुवर्ड्स पाकिस्तान? ईरानी लीडरशिप पावर कॉरिडोर्स में एग्जैक्टली पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखा जा रहा है? ईरान में जो आम आदमी है, आपने डेफिनेटली बहुत से लोगों से बात की होगी, बहुत से लोगों से मुलाकात की होगी, उनकी अप्रोच क्या है पाकिस्तान को लेकर, और वो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं, ये जानते हुए कि बहुत प्रेशर था पाकिस्तान पर? नहीं, बहुत पॉजिटिवली देखते हैं यार. बड़ी बात है, बड़ी बात है. सलाम है पाकिस्तान को. लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं. और देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी हो, जिसके भी हो, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए. पाकिस्तान ने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया और बड़ा अच्छे से उन्होंने अपनी, जबकि सऊदी अरब का इतना प्रेशर, अमेरिका का इतना प्रेशर, सबका इतना प्रेशर, आई थिंक बड़ा काम किया उन्होंने कि जंग के अंदर नहीं आए. वो जो भी डिफेंस पैक्ट था उसको उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये हमें मुसलमान ममालिक में जो है ना और ज्यादा आग नहीं भड़कानी चाहिए. और पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिवली रोल प्ले किया है. ये तो आवाम भी समझती है, हुकूमत भी समझती है, सब लोग समझते हैं. और उम्मीद यही है कि आगे जाके भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ही हो रहे हैं, बाय द वे, सबको पता है, वो उम्मीद यही है कि इन मुज़ाकरात में जो चीज़ हो वो मुस्बत हो. अब देखें, बातें तो हो गई इनिशियली कि ऐसा अमेरिका करेगा. कुछ लोगों को यहाँ पे खदशा है ईरान के अंदर कि यार ये धोखा देंगे. और काफी लोग नाराज हैं. मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, काफी लोग नाराज हैं आवाम में कि यार ये लोग धोखा देंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये धोखा देने की पोजीशन में. इसराइल जरूर सैबोटाज करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका इस जंग में मुझे लग रहा है इसराइल को अकेला छोड़ के जा सकता है. बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है इसके अंदर. नहीं, तो आपको जो लग रहा है कि इसराइल सैबोटाज करेगा, हमने सुना है कि आज ईरान में कुछ स्ट्राइक्स हुई हैं, यस. एग्जैक्टली कहां पर हुई हैं, कितनी जगहों पर हुई हैं, और उसके जवाब में ईरान ने जो काउंटर स्ट्राइक्स की हैं वो कहां कहां पर की हैं? लवान के अंदर अटैक किया इन्होंने, फैसिलिटी के, ऑयल ऑयल फैसिलिटी फैसिलिटी के पर। ऊपर. यस, ऑयल फैसिलिटी के ऊपर ईरान में. और जवाबी कार्रवाई में इन्होंने, इसके अलावा आई थिंक रिपोर्टेडली नहीं, मेरी नज़र में नहीं आई कोई और दूसरा अटैक अभी तक. लेकिन इसके जवाब में इन्होंने इसराइल के अंदर, बीरशिवा के अंदर दोबारा हमला किया और तल अवीव के अंदर दोबारा हमला किया ईरान ने. साथ ही साथ यूएई और कुवैत, ये दो मुल्क हैं जो नहीं सुधर रहे अभी भी, उनके ऊपर भी इन्होंने, उनके अंदर जो इंटरेस्ट हैं उनको भी निशाना बनाया. तो अब देखते हैं कहाँ जाती है चीज. इसराइल को तो, मेरे ख्याल में तो इसराइल को छोड़ दिया है अमेरिका ने, बोला अब तुम्हें करना है भाई तुम करो. और ईरान मेरे ख्याल में जारी रखेगा इस चीज को. अगर यूएस साथ आता है तो उनके खिलाफ भी आई थिंक दोबारा शुरू कर देंगे हमले. अच्छा, ये बताइएगा, अब चूंकि मुज़ाकरात का वक्त है, हम तो बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे कि एज अर्ली एज पॉसिबल इस जानब बढ़ना चाहिए. मुज़ाकरात के लिए कौन लीड कर रहा है? अभी कुछ बातें हो रही हैं कि बाकिर कालिबाफ साहब वो ईरानियन डेलीगेशन को लीड कर रहे होंगे, और कुछ बातें हैं कि अब्बास अरागची साहब वो लीड कर रहे होंगे. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो ईरान के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो गालिबन इस डायलॉग को लीड कर रहे होंगे ईरानियन साइड से. तो कौन होगा? और जो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ आप बातें हो रही हैं कि जेडी वेंस या मार्को रूबियो, इन दोनों में से कोई, मोस्ट प्रोबेबली जेडी वेंस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, वो अमेरिकन साइड को लीड करेंगे. तो ये भी समहाउ एक ईरानियन डिमांड थी कि इस मर्तबा स्टीव विटकॉफ की जगह कोई और लीड करे. तो जेडी वेंस अगर लीड करते हैं तो ये ईरान को एक्सेप्टेबल है? जी, जेडी वैंस, आई थिंक जेडी वैंस ही ज्यादा एक्सेप्टेबल है बनिस्बत पीट हेग्सेथ के, जो कि बिल्कुल भी कबूल नहीं है ईरान को. मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ को आई थिंक ये बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे कि वो लीड करें. जेडी वैंस ही लीड करेंगे मेरे ख्याल में वहां से. और यहाँ से अरागची साहब और हो सकता है कि कालिबाफ आए, हो सकता है. लेकिन ये दो नामों की पॉसिबिलिटी है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आ सकते हैं, बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन अरागची साहब ही इसको लीड करेंगे जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है. अच्छा, वैसे मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग ऑलरेडी इधर ही हैं, और कल से जो राब्ते शाब्ते चल रहे थे उनमें वो लोग भी इन्वॉल्व थे. हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है. मुझे भी इन्फॉर्मेशन आई है आइडिया ऐसी आइडिया कुछ. तो वैसे आपको सारे हैं. अच्छा. मुझे आजमाओगे मत मुझे भैया. मुझे अच्छा, मुझे ये बताइएगा जॉन भाई कि आप अब मुज़ाकरात के बाद माहौल क्या देख रहे हैं? मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी, जिनके ऊपर अमेरिका और ईरान दोनों मुत्तफिक होंगे, वो भी शायद इस प्रोसेस में वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि ईरान का यह ख्याल है कि माजी में अमेरिका हमें बारहा धोखा दे चुका है. तो इस मरतबा ऑब्जर्वर ममालिक की प्रेजेंस में अमेरिका के पास फिर जो भी डील होती है
जो भी फैसला होता है एंड ऑफ द डे, उससे भागना मुश्किल होगा। तो वो आपके नजदीक कौन से ममालिक हैं जो अमेरिका को भी मंजूर हूं, ईरान को भी मंजूर हूं? देखिए, इसके अंदर तुर्किया हो सकता है, कि तुर्किया है, ओमान और तुर्किया, इसमें दो ममालिक हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि अगर कोई मीडिएटर्स आते हैं, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर्स आते हैं सॉरी, तो ये दो ममालिक तो पक्का आएंगे मेरे ख्याल में। फिर हो सकता है कि चाइना और रशिया, ऑब्वियसली उसके अंदर एक एलिमेंट है कि चाइना इसके अंदर आएगा और रशिया इसके अंदर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि फ्रांस भी इसके अंदर आए, हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर्स की बात होती है तो हो सकता है, बिल्कुल देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आई थिंक ये ममालिक जो है, आई थिंक इन्वॉल्व होंगे मेरे ख्याल में। और सिक्योरिटी काउंसिल के और P5 मेंबर्स जो हैं, अगर ऑब्जर्वर्स आते हैं तो P5 मेंबर्स जरूर होंगे इसके अंदर। इसकी वजह यह है कि ईरान ने अपने अग्रीमेंट के अंदर, शराइत के अंदर एक चीज ये रखी है कि जो भी अग्रीमेंट होगा उसको हम सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू उसकी रेटिफिकेशन करवाएंगे, रेजोल्यूशन के थ्रू। तो जाहिर है P5 मेंबर्स, परमानेंट 5 मेंबर्स तो जरूरी हैं उनके उनके वोट के लिए, कि एक रेजोल्यूशन पास हो और उसके ऊपर वीटो ना हो। तो ये पांच ममालिक, अगर कोई मीडिएटर्स के अलावा कोई ऑब्जर्वर्स आते हैं, तो ये पांच मुल्क मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूर आएंगे, विद तुर्की, विद ओमान। और आपके नजदीक ये डायलॉग प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है? ठीक है, इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई कि दोनों ममालिक ने यहां तक रजामंदी जाहिर की कि ठीक है हम बैठकर बातचीत करते हैं, और सीज फायर किया दोनों ममालिक ने। ये डायलॉग प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं वो साल साल से हैं, और एक तवील फहरिस्त उनकी जानब से है, एक तवील फहरिस्त ईरान की जानब से है। टेबल पर बैठकर कुछ ईरान को मानना पड़ेगा, कुछ ईरान से को मनवाया जाएगा। वो कौन सी चीजें हैं जहां पर आपको लगता है कि ईरान मान जाएगा? और दूसरा ये कि ये डायलॉग प्रोसेस आपको कितना लंबा चलता दिखाई दे रहा है? ईरान न्यूक्लियर को कम करने में मानेगा मेरे ख्याल में। न्यूक्लियर की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करने में मानेगा। और वो भी इतना नहीं मानेगा कि वो खत्म कर दे आईएईए के और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जुमरे में जो लीगल चीजें हैं, वहां तक ईरान मानेगा। तो आई थिंक यहाँ ये पॉसिबिलिटी है। बाकी चीजें अमेरिका की मानेगा या नहीं मानेगा, देखें हैदर भाई, पहले ही स्टेटमेंट आप देख लें, ट्रम्प ने भी जो पोस्ट किया 10 पॉइंट्स आर वर्केबल, और ईरान ने भी कहा कि ये हमारे ही पॉइंट्स पे होगी बात, अगर होगी। तो आई थिंक अब चॉइस नहीं है कि अमेरिका अपने पॉइंट्स यहाँ पे लेके आए कि आप बैलिस्टिक मिसाइल कंट्रोल करें या कुछ भी करें। न्यूक्लियर बहरहाल ईरान कर सकता है, लेकिन दूसरी चीजों पे आई डोंट थिंक ईरान अग्री करेगा। और इसको मैं आपको बताऊं, अमेरिका इसको खींचने की कोशिश करेगा। आ, नवंबर से पहले तक इसको मेरे ख्याल में खींचा जाएगा, और मिड टर्म इलेक्शन से पहले, जब वोटिंग स्टार्ट होगी उससे पहले ट्रंप इसको जो है ना बोलेगा कि हाँ अब हमने अग्रीमेंट कर लिया है ईरान के साथ, ताकि उसकी जो वोटिंग है उसको बूस्ट मिले, इसकी वोटिंग को। जी, तो फिर जो जो इनिशियल फ्रेमवर्क है, वो इब्तदाई 15 रोज की जो जंग बंदी के 15 रोज हैं, इनमें बन जाएगा कि ये इसमें भी मुमकिन नहीं हो पाएगा? इनिशियल फ्रेमवर्क, यस, आई थिंक बन सकता है बिल्कुल। आगे जाके सीज फायर, यूएन का रेजोल्यूशन और ये सारी चीजें आगे जाके होंगी अक्टूबर के टाइम पे मेरे ख्याल में। और अभी ये फ्रेमवर्क बन जाएगा, तो फिर तब और तक इसमें तब देखें, तक क्या हालात होंगे? इसी तरह शरारतें तब तक चलती रहेंगी? बेहतरीन तब तक बेहतरीन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेहतरीन ईरान जो है ना दबा के पैसे कमाएगा, दबा के। अच्छा, ये एक और एक अभी अभी तक का जो मैंने आखिरी पैगाम डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर देखा है, उसमें वो कहते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क क्लोजली विद ईरान, which we have determined has gone through what we will be very productive regime change. There will be no enrichment of uranium, and the United States will, working with Iran, dig up and remove all of the deeply buried B-2 bombers nuclear dust. It is now and has been under very exacting satellite surveillance. Nothing has been touched from the date of attack. We are and we will be taking tariff and sanctions relief with Iran. Many of the 15 points have already been agreed to. Thank you for your attention to this matter. तो इसमें दो हाँ चीजें, तो एक तो वो 15 पॉइंट्स के ऊपर वो कह रहे हैं कि काफी होगी चीजें, फिर दूसरा जो आपने यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से बात की, वो भी उसको कंफर्म कर रहे हैं कि शायद ईरान हम्म, इसके ऊपर जो है वो राजी होगा। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्राइक्स के बाद जो न्यूक्लियर डस्ट है, उसको भी वो कह रहे हैं कि हम ही जाके निकालेंगे वहां से। ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो ना, बाद में वो बोल देगा कि वहां पे कुछ नहीं है, मैंने देख लिया, हमारे ऑब्जर्वर्स कहते हैं वो देख के आ गए थे, आप देख लीजिएगा ये। देखिए, 15 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट तो न्यूक्लियर के ही हैं। जो 15 पॉइंट्स हैं उनमें से 5 तो न्यूक्लियर के हैं, यूएस के। तो मैं तो कह चुका हूँ, न्यूक्लियर पे तो ईरान का कभी इशू रहा ही नहीं है यार। वो तो कभी उन्होंने न्यूक्लियर बनाना ही नहीं था, बम ही नहीं बनाना था उनको। वो तो रखा हुआ है इसलिए ताकि ताकि बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज किया जाए। अच्छा, हम लोगों ने भारतीय मीडिया का इस सारे मामले पे जो किरदार देखा है,
टाइमर चल रहे थे इजरायली मीडिया पर भी और इंडियन चैनल्स पर भी। तो आप इंडिया के किरदार को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं प्रवीण सानी साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि 4 से जायद मर्तबा राब्ता हुआ है अब्बास अरागची साहब का इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ, और उसमें हर मर्तबा अरागची साहब ने उनसे कहा है कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से आप एक स्टेटमेंट इशू करें, लेकिन इंडिया मुसलसल रिलेक्टेंट रहा है। इंडिया को तो देखें हैदर भाई, माजरत के साथ मैं बड़ा इनफॉर्मली आपके साथ बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, खुल के बात करता हूँ। इंडिया को आग लगी हुई है इस वक्त, माजरत के साथ। उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि पाकिस्तान इस तरीके से इतनी पावरफुल पावरफुल पोजीशन में जो है वो सामने आ सकता है। और देखिए, बिल्कुल इंडियन मीडिया तो उनकी, मैं कहता हूँ फिल्में जो बॉलीवुड है, बिल्कुल उन्होंने ट्रांसलेट करके वही अपना मीडिया मीडिया का भी हाल किया हुआ है। बहरहाल कुछ अच्छे मीडिया भी हैं, मैं बिल्कुल सबको नहीं बोलूंगा मैं, कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं बिल्कुल। लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है और जो गोडी मीडिया है, ये दो जो है वो दिन भर रोते रहते हैं। ये इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए जो इन्होंने किरदार पहले भी निभाया और अभी भी निभा रहे हैं। मैं तो इंडिया को देखता हूं कि एक हारा हुआ मुल्क है, जो जिसको आइसोलेट, अभी तक भी आइसोलेट हो चुका है, और जो फर्दर आइसोलेशन में जाएगा इस जंग के बाद। आप देखें कि सबकी आंखें पाकिस्तान की तरफ है, सबकी नजरें पाकिस्तान की तरफ है। और अभी आगे जाके इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान, ये दो पावर्स होंगी इस पूरे रीजन के अंदर। और यही दो पावर्स जो है वो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के उस पे, और ईरान जो है वो इधर मिडल ईस्ट के अंदर। आई थिंक ये होने वाला है स्टेटस दुनिया का। तो इससे ईरान, जाहिर है वो इंडिया जो है वो घबराया हुआ है, ब्रिक्स के थ्रू स्टेटमेंट इशू क्यों नहीं कर रहा। बहरहाल मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अजीब अजीब ही लोग हैं, करना चाहिए भाई, स्टेटमेंट क्यों नहीं इशू कर रहा। दे शुड इशू अ स्टेटमेंट। बट देन अगेन, इसराइल के साथ उनकी जो जो दोस्तियां हैं वो भी खराब हो जाएंगी ना, फिर ये भी तो मसला है। और आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान के ऊपर ईरानी एतमाद की वजह क्या थी? क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस इधर तक पहुंचा है, ये बगैर एतमाद के नहीं हो सकता था। तो पाकिस्तान के माजी में ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, वक्तन फवक्तन हम लोगों ने देखा है कि हालात खराब होते रहे हैं, हमने अच्छे जो रिलेशनशिप है वो भी इंजॉय किया है। तो इस स्पेसिफिक इशू पर पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने इतना एतमाद क्यों किया? देखें, बिल्कुल माजी में हालात ऊपर नीचे रहे हैं, मेरे ख्याल में तो अच्छे ही रहे हैं। जो सीआईए और मोसाद ने जो बीच में जो हरकतें की और जो ग्रुप्स जो बना के अफगानिस्तान से भेजे, उनकी वजह से थोड़े हालात खराब हुए थे। लेकिन बहरहाल अली लारजानी साहब ने जब विजिट किया था और आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी, सारी चीजें क्लेरिफाई हो गई नहीं। और अभी भी पता चल गया कि बीएलए जो है वो अफगानिस्तान में बैठी हुई थी, वो तो खुशी से कह रही है कि इसराइल मारो ईरान को। तो अब हालात बेहतर समझ में आया, ईरान को भी समझ में आया, पाकिस्तान को भी समझ में आया कि भाई हमारी एक दूसरे के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए एतमाद किया पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में था इस कॉन्फ्लिक्ट में। एक जगह उसको अमेरिका को भी बैलेंस करना था, और एक जगह उसको ईरान को मजबूरन, अगर मतलब जो भी हो सेंटिमेंट जिसका जो भी हो, मजबूरन ईरान को पाकिस्तान को ईरान को सपोर्ट करना पड़ता, क्योंकि ईरान एक वॉल की तरह था, जहां अगर इसको तोड़ दिया जाता तो यहाँ पे इसराइल आके बैठ जाता बराबर में। तो ये चीज जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती। तो मेरे ख्याल में ये एक नेचुरल दोस्ती। अब आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था जब मिलने गए थे उनसे, एक बहुत बड़े सीनियर हमारे गए थे मिलने, पाकिस्तान के हेड के लेवल के लोग जब गए थे, तो उन्होंने एक तो कहा इमरान कि खान साहब की मुलाकात हुई थी गालिबन उनसे। पहली बात उन्होंने ये की, आयतुल्लाह खामनाई के, कि भाई देखो, अब हम अल्लाह ताला ने हमें हमसाया बनाया है, हमें रहना है एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक ये बहुत ये ऐसी चीज है जो इट इज वेरी टचिंग। एंड पाकिस्तान और ईरान को एक साथ मजबूरन रहना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आखिरकार पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी करवाने में कामयाब हो गया। इनिशियली दोनों ममालिक इस चीज पर रजामंद हुए हैं कि आइंदा 15 रोज के लिए दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। गो के अब इत्तलात ये हैं कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हो चुकी है, ईरान पर हमला किया गया, जवाबन ईरान ने भी कुछ स्ट्राइक्स की। एग्जैक्टली क्या हुआ है वो हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक दोनों बड़े ममालिक यानी अमेरिका और ईरान जो इस जंग में बराह रास्त एक दूसरे के मुखालिफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। उसकी वजह क्या बनी और जो चीजें सामने आई हैं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली जाएगी फिर सीज फायर हो सकती है। दूसरी जानब ईरान ने ये कहा कि अगर हमले बंद होंगे फिर सीज फायर की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो ये बातें तो 3-4 रोज पहले भी हो रही थी। उस वक्त हम देख रहे थे कि इसके ऊपर किसी हद तक इत्तेफाक पैदा नहीं हो पा रहा था। तो आखिरी चंद घंटों में
ऐसा क्या हुआ कि इसके ऊपर इत्तेफाक पैदा हुआ, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर अब इम्पॉर्टेंट चीज है डायलॉग का जो मरहला है, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है, उसमें अब तो क्लियर हो गया कि अमेरिकन डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आएंगे। ईरान से कौन पाकिस्तान आएगा, कौन है जो ईरान से अब इस डायलॉग को, निगोशिएशंस को लीड करेगा। और फिर कुछ बातें हो रही हैं कि कुछ ऑब्जर्वर ममालिक भी इसमें आए, ताकि अमेरिका जो कमिटमेंट्स दे उसके ऊपर वो ऑब्जर्वर ममालिक भी देखें कि अमेरिका की कमिटमेंट क्या है, ताकि अमेरिका के पास भागने की, दौड़ने की ऑप्शंस कम से कम हों। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है तेहरान से, ईरान से वीडियो लिंक पर मोहम्मद जॉन हुसैन ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और इस सारी जंग के दौरान बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल पर हम सबको जो है वो बताते रहे कि ईरान में पोजीशन क्या है। जॉन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी भाई, हमें तो आप तो यहाँ पे भी स्टार हैं, इंडिया में भी स्टार हैं, पाकिस्तान में भी स्टार हैं, हर जगह आप स्टार हैं। तो आप भी अच्छा काम कर रहे हैं भाई। और लेकिन लेकिन आप भी हमारे अपनी यूट्यूब। हमारे स्टार हमारे स्टार आप हैं। जॉन भाई, सबसे पहले तो ये जो मामला हुए कल रात, हमने देखा कि उन चीजों के ऊपर रजामंदी हुई जिनके ऊपर पहले भी बहस हो रही थी, लेकिन बहरहाल इत्तेफाक पैदा नहीं हो पा रहा था। आखिरी चंद घंटों में एग्जैक्टली क्या हुआ कि ईरान भी मान गया, अमेरिका भी मान गया। जो हम देख रहे थे, जिस तरह की स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, पहले अपनी ट्वीट में जिस घटिया जबान का इस्तेमाल उन्होंने किया, और उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन उनकी अगली ट्वीट्स में दिखाई दी, वो भी जो है वो मान गए। देखें, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको कि ये जो है हिस्टोरिक दिन है वाकई में। और ये वजह इसकी ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट आया, जो मैंने लगाया था अपने व्हाट्सएप के ऊपर, बाद में जी ट्विटर पे भी लगाया, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये गारंटी दी है, और पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बल्कि नाम लिखा हुआ है उसमें, कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका आपकी जो डिमांड्स हैं उनको मान चुका है। आपकी जो इनिशियल डिमांड्स हैं उनके ऊपर ही अब जो बात होगी वो उन्हीं के ऊपर होगी, सारी चीजों के ऊपर। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस, पाकिस्तान के लिए एक तारीखी सक्सेस है कि पाकिस्तान ने ये चीज की, राजी किया ईरान को कि यार मान जाओ भाई, वो राजी हो गया। और अमेरिका को भी साथ साथ बाद में आपने ट्वीट देखा कि अमेरिका ने भी वो बातें कंफर्म की कि फॉर एग्जांपल हम अग्री करते हैं पॉइंट्स को। और फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात है, बड़ी जबरदस्त। जी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की आर्म्ड फोर्सेस जो है वो कंट्रोल करेंगी, और जिसको इजाजत देंगी वो देंगी। और उसके अंदर टेक्निकल बातों में क्या डिस्कस हुआ कि 14 मिलियन युआन जो है वो मिलेंगे पर कश्ती। तो मेरे ख्याल में तो अभी से ही बहुत बड़ी जीत है। ये दर्द जो है कुछ लोगों को हो रहा होगा, दर्द इंडिया में हो रहा होगा और इसराइल में नहीं, हो ये रहा होगा। 14 मिलियन युआन की बात इसमें तो नहीं है। ये आप इसमें नहीं अदरवाइज है, कह रहे हैं कि ये इसमें खबर है। यस यस, अदरवाइज 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 खबर ये। ओके, तो बिल्कुल ये ठीक। जो है ये एक बड़ी कामयाबी है। दिस इज अ बिग बिग विन फॉर ईरान और अमेरिका। क्योंकि देखें, अगर ईरान ये अग्रीमेंट ना करता तो लोग कहते कि यार आपको अच्छी खासी फेस सेविंग मिल रही थी आपके अपने टर्म्स के ऊपर। मतलब हम्म। आप अमेरिका को फेस सेविंग दे देते, आपको अपने आपके टर्म्स मिल लेते, बेहतरीन था। और ईरान अगर रिजेक्ट करता तो वैसे जाहिर सी अपने बात है, गलत व्यूअर्स बात की क्लैरिफिकेशन के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप थी। ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कहा क्या है, उन्होंने बेसिकली कहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी हेल्पिंग with the traffic buildup in the Strait of Hormuz. There will be lots of positive action. Big money will be made. Iran can start the reconstruction process. ये बुनियादी तौर पर हाँ, उन्होंने ट्रूथ सोशल पे अपने पैगाम में स्टेट ऑफ बिल- हॉर्मस से मुतालिक है। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल। we will be loading up with supplies of all kinds and just hanging around in order to make sure that everything goes well. बिग मनी, देखिए ना, बिग मनी विल बी मेड का क्या मतलब है कि ईरान रिकंस्ट्रक्ट करे, इसका मतलब ये है कि हाँ, ईरान के लिए पैसे बन रहे। तो यही 14 मिलियन डॉलर जो मैं आपको, 14 मिलियन युआन जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे पर मेरा ख्याल है कश्ती। कि ईरान ने कभी ये वाला ऑप्शन तो कंसिडर नहीं किया होगा ना, कि हम यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरे, इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं, इतनी जिंदगी में नहीं कश्तियां। सोचा था भाई। उनको हाँ, उनको यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज था तो फिर तो जिनसे आपको उनको शुक्रिया अपने। अदा करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का, हाँ, जिसने जंग मुसल्लत की। बिल्कुल तो अब यहाँ से ईरान जो है वो अरबों डॉलर्स जो है वो इकट्ठा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। तो हैदर भाई, उनको क्या मिला? वो कह रहे थे रिजीम चेंज हम करेंगे, वो कह रहे थे आप जो है वो न्यूक्लियर खत्म करें, वो कह रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करें, इसराइल के खिलाफ जारियत खत्म करें, रेजिस्टेंस ग्रुप्स को सपोर्ट ना करें। क्या मिला? क्या ईरान ने? और टोटल अनकंडीशनल सरेंडर बोला अमेरिका ने।
अमेरिका को इतने तैयारे गिराने के बाद, इतने खर्चे करने के बाद, इतने नुकसान सहने, सोल्जर मरवाने के बाद क्या मिला? मिला ये कि वो ईरान, जिसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की अपनी कश्तियां नहीं जा सकती थी, वही ईरान अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। और अमेरिका ने ये बात बेसिकली एक्सेप्ट, आप देखेंगे एक्सेप्ट की भी ये ये बात, कि अंदर मतलब खाते ये डील तो नहीं थी ईरान की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरीके से कंट्रोल करवाया जाए हमारे से। पता नहीं। अब लोग तो कहते हैं, क्या पता सही कहते हो कि ईरान और अमेरिका एक साथ मिले में कुछ है ना, कहते हैं कि एक साथ मिले हुए साथ। तो भाई बहुत बड़ा फायदा है, ये ईरान के लिए बहुत बड़ी विन है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए कि कभी भी धोखा दे सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, वैसे एक कभी भी और धोखा दे इम्पोर्टेंट सकते चीज, जो पहला पहला पैगाम जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दोनों ममालिक से ये दरख्वास्त की कि आप इसको कंसिडर करें, और अमेरिका के जानब से पहले उसके ऊपर रजामंदी का इजहार हुआ, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पैगाम पर की। उनका वी रिसीव्ड अ 10 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम ईरान एंड बिलीव इट इज वर्केबल। अब ये तो वो चीज थी जिसके ऊपर पहले लग रहा था कि अमेरिका नहीं मान रहा। कोई हैं। हाँ। इत्तलात है कि ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने कि उन आखिरी चंद घंटों में, जब सारी दुनिया, इनफैक्ट इजरायली और इंडियन मीडिया, वो काउंटडाउन चला रहे थे, और वहां पर एक ऐसा माहौल था कि अब आने वाले चंद घंटों में 200 250 अमेरिकी और इजरायली जहाज जो हैं वो ईरान में तबाही मचा रहे होंगे। तो वहां पर एक और तरह की फीलिंग्स थी उनके मीडिया में। ऑल ऑफ अ सडन वो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, पूरी दुनिया में जो है वो देखने का अंदाज ही बदल गया, और पाकिस्तान एक ऐसे प्लेयर के तौर पर सामने आया जिसने अमेरिका से ये तक मनवा लिया कि वो ईरान की 10 शराइत जिनके ऊपर अमेरिका पहले तैयार नहीं बड़ी था, वो बात है, कह रहे हैं कि ये बड़ी वर्केबल है। बात। देखिए इसमें नो डाउट पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल में तो डिप्लोमेटिकली इन्होंने समझाया होगा अमेरिका को कि आप नहीं जीत सकते ये जंग, मेरे ख्याल में। या ये भी हो सकता है कि अमेरिका को पता हो वो नहीं जीत रहे और किसी तरीके से वो चाह रहे थे कि अटैक्स के पहले, क्या पता चाह रहे हो कि यार प्लीज कुछ भी करो, हम राजी हैं भाई, इनके 10 पॉइंट भी हम मान लेंगे, हमें अटैक नहीं करना, पूरी दुनिया देख रही है, अब जरा हमें बचा लो। तो पाकिस्तान ने हो सकता है कि ईरान को राजी करवाया हो कि यार, और बोला, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बताया कि अमेरिका राजी है। तो ईरान समझ गया कि अच्छा ये कहानी ये है असल में कि अमेरिका जो है वो कुछ भी मान लेगा बेसिकली। और आई थिंक उसमें पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अपनाया कि उसने इतनी अच्छी तरीके से समझदारी के साथ जो है वो दोनों साइड्स को हैंडल किया। तो बड़े ये, नो डाउट इट इज इंडीड अ बिग विन। और अमेरिका की तो हालत वैसे ही खराब थी यार, अदरवाइज सच बताएं तो उनको वैसे ही निकलना था इस जंग से, ये तो नो डाउट। और ये भी हकीकत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो ये मुआहदा ना होता, ये भी हकीकत है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो तेहरान की जानब से, जो इनफैक्ट ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से पहली इस हवाले से स्टेटमेंट सामने आई, उनका